नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे अपने एग्ज़ाम सीटेट के लिए जो आपके आगामी 7 और 8 फरवरी को है। साथियों, आई होप आप यू आर वेल और अच्छे से आप प्रिपरेशंस कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। साथियों, आज इस वीडियो में सीटेट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व करेंगे जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होंगे, जो आपके पीवाई की क्वेश्चंस भी इसमें होंगे और आपके सिलेक्शन ओरिएंटेड होंगे, जो आपके बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, मिनिमम 10 डेज़ हैं आपके पास, तो बिल्कुल आपके लिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिससे आपको अच्छा बेस्ट स्कोर करने में हेल्प मिले। शुरू करते हैं साथियों आज का प्रैक्टिस। इसमें 15 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पार्ट ए में मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हों। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साथियों। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। ऑप्शन ए इम्पोस्टर, ऑप्शन बी हिपोक्रेट, ऑप्शन सी प्रिटेंडर, ऑप्शन डी चार्लटन। तो अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी कह रहा है कि जो व्यक्ति बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और हो, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं हिपोक्रेट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ऑप्शन ए प्लान्ड, ऑप्शन बी एक्सटेम्पोर, ऑप्शन सी स्क्रिप्टेड, ऑप्शन डी एलेबरेट। तो आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन यानी कि बिना तैयारी दिया गया भाषण, उसे क्या कहते हैं? उसे को कहते हैं एक्सटेम्पोर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिनोनिम। चूज द सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। ऑप्शन ए साइलेंट, ऑप्शन बी फोर्सफुल, ऑप्शन सी फ्लुएंट, ऑप्शन डी वैक्यू। तो चूज द सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का मतलब यानी कि आपको इसका मीन्स सिमिलर बताना है। तो सिमिलर यानी कि एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह व प्रभावशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फ्लुएंट। ओके, एलोक्वेंट का राइट आंसर हो जाएगा फ्लुएंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनीम आपको बताना है। चूज द एंटोनीम ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी ऑब्वियस, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी लिक्विड। तो इसका आपको अपोजिट बताना है। तो एलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट एंड परस्यू इन सॉरी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब साथियों यानी कि क्लियर, और ओपेक का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो यहाँ पे नॉट क्लियर यानी कि ओपेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है? फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट। नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। ऑप्शन ए नो सूनर, ऑप्शन बी डिड द बेल रिंग, ऑप्शन सी व्हेन, ऑप्शन डी द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है ये। नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट यानी कौन सा पार्ट में? यानी कि ऑप्शन सी इसका रॉन्ग होगा। यहाँ पे व्हेन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या आएगा साथी? देन आता है। यदि विद नो सूनर वी यूज देन, नॉट व्हेन। रिमेंबर, नो सूनर के साथ ऑलवेज वी यूज देन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेंटेंस एरर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। आपको बताना है कौन से पार्ट में इसमें एरर है। ऑप्शन ए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हैव गॉन, ऑप्शन सी अब्रॉड, ऑप्शन डी फॉर हायर स्टडीज़। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, तो इसमें रॉन्ग पार्ट क्या है साथियों? हैव गॉन। यहाँ पे हैव गॉन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ गॉन आएगा। क्या आएगा? हैज़ गॉन आएगा। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो हैव गॉन में होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सिंगुलर नॉट प्लूरल। ओके, वी यूज़ हैज़ गॉन नॉट हैव गॉन। तो राइट यहाँ पे हैज़ गॉन होगा, तो एरर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैव गॉन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके लिए। बहुत ही मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिले जो आपको बेस्ट स्कोर कराएंगे आपके एग्जाम्स में। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर वो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्पफुल हो सकेंगे। साथियों, ये ग्रामर के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन करें, चाहे वो सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, मतलब किसी भी एग्जाम्स में जिसमें इंग्लिश ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, तो 100% से आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रीपोजिशन। आपको राइट प्रीपोजिशन फिल करना है। सी हैज़ ग्रेट अवर्जन स्पाइसी फूड। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी अगेंस्ट।
तो राइट प्रीपोजिशन वी हैव टू फिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फिल करेंगे। सी हैज़ ग्रेट एवर्जन टू स्पाइसी फूड। ओके, तो यहाँ पे एवर्जन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, एवर्जन के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रीपोजिशंस ही वॉज एब्जॉर्ब्ड हिज थॉट्स एंड इनडिफरेंट हिज सराउंडिंग्स। आपको फर्स्ट पार्ट में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, सेकंड पार्ट में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फिल करना है। ऑप्शन ए इन टू, ऑप्शन बी विद एंड टूवर्ड्स, ऑप्शन सी एट एंड फॉर, ऑप्शन डी ऑन एंड ऑफ। तो ही वॉज एब्जॉर्ब्ड हिज थॉट्स एंड इनडिफरेंट हिज सराउंडिंग्स, तो राइट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशंस क्या फिल करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे इन फिल करेंगे और सेकंड पार्ट में टू आएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मीन्स ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हाई थॉट्स एंड इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंजंक्शन फिल करना है। ही स्पोक सॉफ्टली एवरीवन कुड हियर हिम क्लियरली। ऑप्शन ए सो दैट, ऑप्शन बी ऑल्दो, ऑप्शन सी अनलेस, ऑप्शन डी व्हाइल। तो यहाँ पे राइट कंजंक्शंस क्या हो जाएगा, सो दैट फिल करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सो दैट, यानी ही स्पोक सॉफ्टली सो दैट एवरीवन कुड हियर हिम क्लियरली, यानी कि वो इतना मधुर बोलता है या कि एवरीवन की सभी उसको अच्छे से सुन पाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपको कंजंक्शन फिल करना है। टायर्ड ही वॉज ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए बिकॉज, ऑप्शन बी ऑल्दो, ऑप्शन सी अनलेस, ऑप्शन डी सिंस। तो टायर्ड ही वॉज ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, यानी कि थकने के बावजूद भी वो क्या काम करना उसने बंद नहीं किया। तो इसमें राइट आपको कंजंक्शंस फिल करना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाए, ऑल्दो, यद्यपि जिसको कहते हैं हम लोग ना, यद्यपि टायर्ड यानी कि थकने के बावजूद भी उसने काम करना बंद नहीं किया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिव वॉइस से आपको कन्वर्ट्स करना है पैसिव वॉइस में। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, तो बहुत ध्यान से करिएगा साथियों, डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि बहुत ही ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन और बहुत जल्दी रॉन्ग हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा इसे। ऑप्शन ए द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय इवनिंग, ऑप्शन बी द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग, ऑप्शन सी द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग, और ऑप्शन डी द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग। तो आप सोचेंगे इसमें तो बाय पहले से ही लगा है, तो इसमें कैसे इसको करेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज साथियों, इसको करेंगे, यानी यहाँ पे राइट इसका क्या हो जाए, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग। यहाँ पे बाय देम आप सोचेंगे बाय देम क्यों नहीं आया, बाय देम इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं होता, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाय और नहीं भी कर सकते। बाय इसमें पहले से सेंटेंस में लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस में ऑलरेडी यहाँ पे बाय इवनिंग लिखेंगे, यानी कि कहने का मतलब दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग, यानी वे अपना काम शाम तक कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब ये है। ओके, तो ये बाय यहाँ पे क्या है, आपका प्रीपोजिशंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंटेंस में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे बाय हैव बाय देम नहीं लगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन, क्योंकि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में तो ये कैरी करता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को, तो द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग, और बाय देम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया रखा, तो डोंट बी कंफ्यूज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन। ऑप्शन ए दे पोस्टपोन्ड द मीटिंग ड्यू टू रेन, ऑप्शन बी दे पोस्टपोन्ड द मीटिंग ड्यू टू रेन, ऑप्शन सी दे हैड पोस्टपोन्ड द मीटिंग ड्यू टू रेन, ऑप्शन डी दे हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग ड्यू टू रेन। बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सिमिलर लगते हैं, थोड़ा सा उनमें वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशंस को हमें पहचानना होता है, क्योंकि पैसिव से एक्टिव वॉइस करना थोड़ा सा टफ होता है एक्टिव की अपेक्षा एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाने में। तो द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे हैड पोस्टपोन्ड मीटिंग ड्यू टू रेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दे हैड पोस्टपोन द मीटिंग ड्यू टू रेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सजेस्ट टू मी लेट अस स्टार्ट वर्क नाउ, ऑप्शन ए ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क देन, ऑप्शन बी ही सेड दैट लेट अस स्टार्ट the work now, option C he requested that we start the work now, option D he ordered that we start the work then।
तो ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट द वर्क नाउ, तो इसका राइट आपको इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट्स बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सजेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है साथियों लेट अस है ना, तो यहाँ पे सजेस्टेड का यूज़ करते हैं, तो ही सजेस्टेड दैट, यहाँ पे अस है तो वो किस में कन्वर्ट्स हो जाएगा, वी में, तो वी शुड स्टार्ट द वर्क देन। लेटस यहाँ पे चेंज होता है वी शुड में, तो याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा 1 से 2 बार। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेटस क्या मतलब होता है, सजेशंस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिगर ऑफ स्पीच आपको इसका बताना है। नॉलेज इज अ ट्रेजर दैट फॉलोज इट्स ओनर एवरीवेयर। ऑप्शन ए वाइल सॉरी ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफॉर, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी अल्टरेशंस। तो नॉलेज इज अ ट्रेजर यानी कि ज्ञान एक क्या खजाना है जो कि फॉलोज इट्स ओनर एवरीवेयर, जो अपने मालिक का क्या करता है, हमेशा हर जगह क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि हमेशा साथ देता है। तो नॉलेज इज अ ट्रेजर दैट फॉलोज इट्स ओनर एवरीवेयर। तो इसमें क्या किया गया है साथियों, यहाँ पे मेटाफॉर हो गया, यानी तुलना की जा रही है बिना लाइक एज के, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे लाइक एज हो जाए तो आपको सिमली हो जाता है, लेकिन विदाउट लाइक एज है तो यानी नॉलेज कंपेयर टू ट्रेजर यानी इम्प्लिक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफॉर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए ही इज सुपीरियर देन मी इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी ही इज सुपीरियर टू मी इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी ही इज सुपीरियर ओवर मी इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी ही इज सुपीरियर फ्रॉम मी इन मैथमेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पहचाना थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस की वजह से ज़्यादातर साथी इसको रॉन्ग कर देते हैं। तो इसको ध्यान से रखिएगा, कहीं भी अगर सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर इस तरह से आए तो हमेशा उसके बाद देन नहीं इस्तेमाल करते साथियों, हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ही इज़ सुपीरियर टू मी इन मैथमेटिक्स आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर टू मी इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये साथियों आपके 15 ग्रामर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में, आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे, आते हैं पार्ट 20 इंग्लिश पेडागोजी, जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपको एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगे एज इट इज़। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रिंसिपल बेस्ट सपोर्ट्स कार्सन्स इन इनपुट हाइपोथेसिस। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये जो कार्सन्स का इनपुट हाइपोथेसिस है को सबसे अधिक कौन सा सिद्धांत समर्थन देता है, आपसे कह रहा है। ऑप्शन ए लर्निंग रूल्स बिफोर यूज़, यानी प्रयोग से पहले नियम सीखना, ऑप्शन बी एक्सपोजर टू कंप्रहेंसिबल इनपुट, यानी समझ में आने योग्य भाषा इनपुट का संपर्क, ऑप्शन सी इमीडिएट करेक्शंस ऑफ एरर्स, यानी त्रुटियों को तुरंत सुधारना, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग, यानी मातृभाषा में अनुवाद। तो यहाँ से आपको बताना है विच प्रिंसिपल बेस्ट सपोर्ट्स कार्सन्स इनपुट हाइपोथेसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपोजर टू कंप्रहेंसिबल इनपुट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि कार्सन के इनपुट हाइपोथेसिस को सबसे अधिक कौन सिद्धांत समर्थन देता है, तो समझ में आने योग्य भाषा इनपुट का संपर्क। साथियों मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी का जरूर समझा करिएगा, क्योंकि जो मेरे साथी जिन्होंने हिंदी भी लैंग्वेज सीटेट में ले रखी है तो उनके लिए भी सेम ऐसी ही पेडागोजी उसमें हिंदी में ही आती है। तो डोंट ये मत सोचिए कि इंग्लिश की पेडागोजी अलग है, हिंदी की पेडागोजी अलग है, बस ट्रांसलेशन का डिफरेंस रहता है। तो जो मेरे हिंदी मीडियम के साथी हैं पेडागोजी, तो उनके लिए भी मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट रहता है, तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिए, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन लैंग्वेज टीचिंग वेट टाइम रेफर्स टू, यानी कह रहे हैं भाषा शिक्षण में वेट टाइम का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए साइलेंस एज पनिशमेंट, यानी दंड के रूप में मौन, ऑप्शन बी टाइम बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन, यानी पाठ शुरू करने से पहले का समय, ऑप्शन बी सी टाइम गिवन टू लर्नर्स टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड, यानी छात्रों को सोचने और उत्तर देने के लिए दिया गया समय, ऑप्शन डी गैप बिटवीन टू पीरियड्स, यानी 2 पीरियड्स के बीच का अंतर। तो भाषा शिक्षण में वेट टाइम का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइम गिवन टू लर्नर्स टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड, यानी बच्चों को सोचकर उत्तर देने का मौका देना, यही होता है वेट टाइम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्टिविटी बेस्ट इंटीग्रेट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, कह रहे कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन यानी बोलने के कौशल का सबसे अच्छा एकीकृत करती है, इंटीग्रेटेड करती है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए डिक्टेशंस यानी कि सूत्रलेख, ऑप्शन बी रोल प्ले यानी कि भूमिका अभिनय, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठन, और ऑप्शन डी ग्रामर वर्कशीट यानी व्याकरण वर्कशीट। तो यहाँ से विच एक्टिविटी बेस्ट इंटीग्रेट्स
लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोल प्ले, यानी कि जो बच्चे अभिनय करके किसी भी चीज़ को सीखते हैं बोलने में तो उसको जल्दी से वो सीख पाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अ मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय, यानी कि बहुभाषी कक्षा का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए इन्फोर्सिंग इंग्लिश ओनली, यानी केवल अंग्रेजी लागू करके, यानी केवल ये कहा जाए कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। ऑप्शन बी डिस्करेजिंग मदर टंग, मातृभाषा को कहना कि मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी उसको हतोत्साहित करना है। ऑप्शन सी यूजिंग लर्नर्स लैंग्वेज एज रिसोर्सेस, यानी विद्यार्थियों की भाषाओं को संसाधन के रूप में उपयोग करके। और ऑप्शन डी सेपरेटिंग लर्नर्स, यानी कि विद्यार्थियों को अलग अलग करके, तो ये तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो अ मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम कैन बी बेस्ट यूटिलाइज, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूजिंग लर्नर्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, यानी विद्यार्थियों की भाषाओं को संसाधन के रूप में उपयोग करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, Which assessment tool best captures learners' progress over time? कह रहे कौन सा मूल्यांकन उपकरण समय के साथ विद्यार्थियों की प्रगति को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन ए यूनिट टेस्ट, यानी कि जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं मासिक में। ऑप्शन बी फाइनल एग्जाम्स, यानी अंतिम परीक्षा। ऑप्शन सी पोर्टफोलियो, यानी कि जो बच्चों के पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं जिसमें उनकी सारी गतिविधियाँ, सारे एग्ज़ाम्स के मार्क्स और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब उसमें पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो विच असेसमेंट टूल बेस्ट कैप्चर्स लर्नर्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी पोर्टफोलियो में ही होता है सारी चीज़ें, उनका क्या उनको पसंद क्या नापसंद है, क्या सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटीज़ में वो बेस्ट हैं, किस में थोड़ा सा वीक हैं, किस में ज़्यादा वीक हैं, तो इस तरह सब पोर्टफोलियो में उनके यूनिट टेस्ट, फाइनल टेस्ट सब कुछ उसी में होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो पोर्टफोलियो क्या होता है, यानी कि सबसे बेस्ट प्रगति का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस इन रीडिंग मेनली एसेस लर्नर्स, यानी पठन में उच्च स्तरीय प्रश्न मुख्यतः किसका मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन ए मेमोरी ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों की स्मृति। ऑप्शन बी डिकोडिंग एबिलिटी, यानी डिकोडिंग क्षमता। ऑप्शन सी इन्फ्रेंशियल थिंकिंग, यानी अनुमान लगाना या तर्क सोच करना। ऑप्शन डी स्पेलिंग एक्यूरेसी, यानी वर्तनी की शुद्धता। तो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस इन रीडिंग मेनली एसेसेस लर्नर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्रेंशियल थिंकिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं अनुमान या तर्क सहित सोच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द पर्पज ऑफ प्री रीडिंग एक्टिविटीज इज टू, यानी पठन पूर्व गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टेस्ट ग्रामर, यानी व्याकरण की जांच करना। ऑप्शन बी ट्रांसलेट द टेक्स्ट, यानी पाठ का अनुवाद करना। ऑप्शन सी एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। ऑप्शन डी मेमोराइज वोकैबुलरी, यानी शब्दावली याद करना। द पर्पज ऑफ प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ इज टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि जो उनका पूर्व क्या नॉलेज है, पूर्व का जो ज्ञान है उसको क्या करना, सक्रिय करना। यही प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ इसी वजह से कराई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच प्रैक्टिस डिस्करेजेस लर्नर्स एंजाइटी इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम में कौन सी प्रक्रिया छात्रों की घबराहट को कम करती है। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि बच्चों से एक रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं छात्रों से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए पब्लिक करेक्शंस, यानी सार्वजनिक रूप से सुधार। ऑप्शन बी कम्पिटेटिव रैंकिंग, यानी प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। ऑप्शन सी सपोर्टिव फीडबैक, यानी सहयोगात्मक सहायक प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि कठोर अनुशासन। तो विच प्रैक्टिस डिस्करेज लर्नर्स एंजाइटी इन लैंग्वेज लर्निंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सपोर्टिव फीडबैक, यानी कि भाषा अधिगम में कौन सी प्रक्रिया छात्रों की घबराहट को कम करती है, यानी कि जब उनको सहयोगात्मक या सहायक अभिक्रिया उनके साथ यानी सपोर्टिव फीडबैक दिया जाता है तो बच्चों की जो घबराहट होती है वो कम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टीचिंग वोकैबुलरी थ्रू सेमेंटिक मैपिंग हेल्प्स लर्नर्स टू, यानी सेमेंटिक मैपिंग के माध्यम से शब्दावली सिखाने से विद्यार्थियों को क्या सहायता मिलती है। ऑप्शन ए मेमोराइज स्पेलिंग्स, यानी वर्तनी याद करना। ऑप्शन बी सी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वर्ड्स, यानी शब्दों के बीच संबंध समझना। ऑप्शन सी ट्रांसलेट वर्ड्स, यानी कि शब्दों का अनुवाद करना। और ऑप्शन डी प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण का अभ्यास करना। तो यहाँ पे टीचिंग वोकैबुलरी थ्रू सेमेंटिक मैपिंग हेल्प्स लर्नर्स टू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी रिलेशनशिप अमॉन्ग वर्ड्स, यानी कि जो
शब्दों के बीच क्या है, संबंध पहचानना, ये सिमेंटिक मैपिंग होती है। तो किस वर्ड्स में वर्ड्स का रिलेशन मैच करना, यही सिमेंटिक मैपिंग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन कंट्रास्ट क्लासरूम द टीचर प्राइमरी एक्ट्स एज। रचनावादी कक्षा में शिक्षक मुख्य रूप से किस भूमिका में होता है? ऑप्शन ए कंट्रोलर यानी नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन बी इवोल्यूटर यानी कि मूल्यांकनकर्ता के रूप में, और ऑप्शन सी फैसिलेटर यानी मार्गदर्शक या सहायक के रूप में, और ऑप्शन डी लेक्चरर यानी व्याख्याता के रूप में। तो इन कंट्रास्ट क्लासरूम्स द टीचर प्राइमरी एक्ट्स एज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फैसिलेटर के रूप में होता है, यानी मार्गदर्शक या सहायक के रूप में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विच स्किल इज मोस्ट डायरेक्टली डेवलप्ड थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी एक्सटेंसिव रीडिंग से कौन सा कौशल सबसे प्रत्यक्ष रूप से विकसित होता है? ऑप्शन ए ग्रामर एक्यूरेसी यानी व्याकरण शुद्धता, ऑप्शन बी वोकैबुलरी ग्रोथ यानी कि शब्दावली का विकास, ऑप्शन सी हैंड राइटिंग यानी लिखावट, और ऑप्शन डी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। विच स्किल इज मोस्ट डायरेक्टली डेवलप्ड थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यानी वोकैबुलरी ग्रोथ। अगर आपकी वोकैब्स अच्छी होगी तो आप उसमें से बहुत अच्छे से एक्सटेंसिव रीडिंग कर पाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी शब्दावली का अगर विकास होगा तो आपकी रीडिंग जो प्रत्यक्ष रूप से होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। फॉर्मेटिव फीडबैक शुड आइडली बी, यानी जो गठनात्मक प्रतिक्रिया या फीडबैक होता है वो आदर्श रूप से कैसे होनी चाहिए? ऑप्शन ए जजमेंटल यानी कि आलोचनात्मक होनी चाहिए, ऑप्शन बी डिलेड टिल एग्जाम्स यानी परीक्षा तक विलंबित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव यानी कि विशिष्ट और रचनात्मक, और ऑप्शन डी कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक। तो फॉर्मेटिव फीडबैक शुड आइडली बी, तो यानी कि आदर्श जो फीडबैक हो यानी प्रतिक्रिया होती है गठनात्मक, वो कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेसिफिक एंड कंट्रस्टिव होना, यानी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, यानी कि विशिष्ट और रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स लर्नर ऑटोनॉमी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सी गतिविधि छात्र स्वायत्तता को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए टीचर लेड एक्सप्लेनेशन यानी शिक्षक नेतृत्व वाला स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी कॉपिंग नोट्स यानी नोट्स नकल करना, ऑप्शन सी सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट यानी आत्म मूल्यांकन चेकलिस्ट, और ऑप्शन डी चोर्स रीडिंग यानी सामूहिक पठन। तो कौन सी गतिविधि या विच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स लर्नर ऑटोनॉमी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्व मूल्यांकन आत्म मूल्यांकन की चेकलिस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एरर्स इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग आर बेस्ट ट्रीटेड एज, यानी द्वितीय भाषा अधिगम में त्रुटियों को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन ए साइन ऑफ फेलियर यानी असफलता के संकेत के रूप में, ऑप्शन बी हैबिट्स टू बी पनिश्ड यानी दंडनीय आदतों के रूप में, ऑप्शन सी एविडेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना परीक्षा का प्रमाण, ऑप्शन डी लैक ऑफ एफर्ट यानी प्रयास की कमी। तो एरर्स इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग आर बेस्ट ट्रीटेड एज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एविडेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परिकल्पना परीक्षण का प्रमाण ही क्या कहलाता है? जो द्वितीय भाषा में जो त्रुटियाँ होती हैं अधिगम सीखने में, वो उसमें देखते हैं परिकल्पनात्मक और परीक्षण के प्रमाण के रूप में। ये रहे आपके साथ ही 29 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन आपका रिमेन है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में, कैसा रहा आपका स्कोर, कैसे ही प्रिपरेशंस आपकी चल रही, कितना एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करके उनको भी आप इसका बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज लर्नर्स इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। संरचनात्मक दक्षता का सबसे विश्वसनीय प्रमाण क्या है? ऑप्शन ए टेस्ट स्कोर्स यानी परीक्षांक, ऑप्शन बी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी यानी व्याकरणिक शुद्धता, ऑप्शन सी एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल सिचुएशंस यानी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का उपयोग करने की क्षमता, और ऑप्शन डी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स यानी उत्तर देने की गति। द मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज लर्नर्स, ऑप्शन सी एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का उपयोग करने की ही क्षमता क्या होती है? संरचनात्मक दक्षता का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे साथियों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आप इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्जाम्स में 90+ और 100+ स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।